सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें साकार वही करते हैं जो हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का साहस रखते हैं। आइए इसी संकल्प के साथ आज की तैयारी शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फोकस IAS-PCS चैनल पर। फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। यदि आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो यह टेस्ट सीरीज विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको लगभग 3000 MCQ कराए जाएंगे। प्रतिदिन कम से कम 25 से 50 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा ताकि आपकी तैयारी नियमित, व्यवस्थित और परीक्षा केंद्रित बनी रहे। प्रश्नों का चयन UPPCS के नवीनतम परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके साथ ही UPSC के भी कुछ महत्वपूर्ण MCQ इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस तरह की अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न शैली पर विशेष ध्यान देता है। शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न। कल हमने 25 प्रश्न इतिहास के कर लिए थे, जो उत्तर प्रदेश विशेष अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ये टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ स्थान दिया हो और दूसरी तरफ उसके नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं। ठीक है, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह? तो बेगम हजरत महल हो गई। कानपुर से नाना साहेब, और झांसी से याद ही होगा आपको रानी लक्ष्मीबाई, और बरेली से खान बहादुर खां। कूट कौन सा सही हुआ? 1 का 2, तो इस तरीके से 2 में आ गए। ठीक है, यहाँ देखिए D 3 है, एलिमिनेट करेंगे। B का 4 इसमें है, तो उत्तर A हो गया। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में अतिरिक्त क्या है। विद्रोह दमन के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में क्या है, वीरगति को प्राप्त हुई और तात्या तोपे को धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई तथा बेगम हजरत महल व नाना साहेब नेपाल भागे, जहां उनकी मृत्यु सही समय अज्ञात है। ठीक है, कब हुई ये नहीं पता, लेकिन वहां चले गए थे। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, पूछा भी जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बरेली से खान बहादुर खां ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह की। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। दत्तक पुत्र अमान्यता सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस रियासत को अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया? A झांसी, B अवध, C कन्नौज, D जौनपुर। तो किसको हड़पा गया था? झांसी को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झांसी रियासत को इसी सिद्धांत के अंतर्गत हड़पा गया था। इसके विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से प्रतिरोध किया था। आगे देख लेते हैं कि अवध, कन्नौज और जौनपुर के बारे में। अवध का विलय इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, नहीं हुआ था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से नहीं हुआ था, अपितु 1856 ईस्वी में कुशासन, ठीक है, के आरोप में किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवध के बारे में पूछेगा तो कुशासन के आरोप में इसका विलय किया गया था। आगे देख लेते हैं। गवर्नर जनरल डलहौजी दत्तक पुत्र अमानता सिद्धांत के अंतर्गत क्रमानुसार जो हड़पी रियासतें थी वो ये भी थी। ठीक है, जैसे सतारा 1848 में, चैतपुरवा संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 ईस्वी में, और उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है, हमें अक्सर क्या है सन नहीं याद रहता है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना देख लेते हैं। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन 25 से 50 MCQ, प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या और सेलेक्टेड PDF नोट्स, 1-to-1 मेंटरशिप तथा प्रत्येक शुक्रवार को करंट अफेयर स्पेशल सेशन की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी एक समग्र रूप से आगे बढ़ेगी। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के फिर से टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कथन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कारण, गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना ने अनेक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो क्या है, महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? क्योंकि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना हुई थी जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। गांधी जी ने वास्तव में फरवरी 1922 में संपूर्ण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस चौकी में आग लगाए जाने से अनेक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो डेट याद कर लीजिए, 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा की घटना। ठीक है, अतिरिक्त देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन से क्या है, प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन, तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के खिलाफत आंदोलन के साथ इसका जुड़ाव रहा, असहयोग आंदोलन का। तो ये भी डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 29 प्रश्न नंबर, काकोरी कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह घटना 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी में घटित हुई। दूसरा, इस घटना में चंद्रशेखर आजाद भी सम्मिलित थे। तीसरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को इस घटना के लिए फांसी दी गई। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सभी ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3। यह घटना 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी में घटित हुई। ठीक है, काकोरी। चौरा चौरी देखिए गोरखपुर से संबंधित है और ये लखनऊ से। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद भी सम्मिलित थे। ठीक है, बाद में इन्होंने अपने आप को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली मारी थी स्वयं को। राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खां को इस घटना के लिए फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन जो है सभी तीनों सही हो गया। समय देख लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी घटना, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, इस घटना में कुल 4 क्रांतिकारियों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद पकड़े जाने से बचकर भूमिगत हो गए थे और बाद में उन्होंने अपने आप को कई सालों बाद गोली मार ली थी। कहाँ पे, अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने आत्मोत्सर्ग किस स्थान पर किया था? देखिए वही प्रश्न है, तो कहाँ पर किए थे? बी, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, काकोरी कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से संबंधित कांड है। ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं।
27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान चंद्रशेखर आजाद पार्क उसका नाम है, में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मारकर आत्मोत्सर्ग किया। इस प्रकार आजीवन अंग्रेजों के हाथ न आने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। वे हिंदुस्तान कौन? चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। काकोरी के बारे में देख लेते हैं, ऑप्शन ए के बारे में। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट या क्रांतिकारी घटना सरकारी खजाना लूट का साक्षी बना, जिसमें आजाद भी सम्मिलित थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। तो ये घटना तब हुई और इन्होंने गोली अपने आप को 27 फरवरी 1931 को मारी। तो उसके बीच में क्या भूमिगत रहे और मदद करते रहे। ठीक है, चौरी चौरा देख लीजिए। चौरी चौरा बताया है हमने कि गोरखपुर जिले का स्थान है जो असहयोग आंदोलन की हिंसक घटना फरवरी 1922 से संबद्ध है। ठीक है, और बिठूर कानपुर के निकट स्थित है। या नाना साहेब पेशवा की क्या है? कर्मभूमि व निवास स्थान है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31। एक्सप्लेनेशन आप देखते जाइएगा जिसके प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 31। 1857 के महाविद्रोह के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अवध का 1956 ईस्वी में अन्यायपूर्ण विलय विद्रोह के राजनीतिक कारणों में से एक था। दूसरा, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन आर्थिक असंतोष का एक प्रमुख कारण था। तीसरा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग विद्रोह का प्रमुख तात्कालिक या सैन्य कारण था। चौथा, भारतीय सैनिकों को वेतन व पदोन्नति में यूरोपीय सैनिकों के समान व्यवहार प्राप्त होता था। कॉमन सा क्वेश्चन है कि समान व्यवहार जो है प्राप्त नहीं होता था, समान वेतन। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया चौथा, तो ये आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बाकी जो सभी ऑप्शन है सही हैं। उत्तर सी हो गया, केवल 3 सही हैं। ठीक है, हमें सही बताना था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गलत क्यों है? वास्तविकता इसके विपरीत थी। भारतीय सैनिकों के साथ वेतन और पदोन्नति में भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। ठीक है, जो असंतोष का एक प्रमुख कारण था। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ में हुए प्रदर्शन के दौरान जवाहरलाल नेहरू व गोविंद बल्लभ पंत पर लाठीचार्ज हुआ था। दूसरा कथन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है। ठीक है, तो ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी, दोनों कथन जो है सही हैं। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ में क्या है प्रदर्शन हुए, उसके दौरान जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत पर लाठीचार्ज हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अतिरिक्त क्या है? साइमन कमीशन 1928 का विरोध साइमन गो बैक के नारों के साथ हुआ, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। ठीक है, पंजाब में इसी विरोध के कारण लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी बाद में क्या है मृत्यु हो गई। ठीक है, तुमने देख लिया। यहाँ नाम याद कर लीजिएगा आप लोग कि जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पर लाठीचार्ज हुआ था 1928 में लखनऊ प्रदर्शन में। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। पंजाब में क्या है, इसी विरोध में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी।
और ये भी याद कर लीजिएगा 1937 में क्या है, प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ था। एक एक फैक्ट याद रहना चाहिए, जैसे परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में आपका समय बचेगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें सुमेलित नहीं बताना है। ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय। बी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी एनी बेसेंट। डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खां। डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हमें गलत बताना है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सही हो गया, मदन मोहन मालवीय। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी एनी बेसेंट जो बाद में बीएचयू बना, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सर ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की, सर विलियम मोयर ने, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो हमें यहाँ गलत बताना था, ठीक है, जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी है जो यही सुमेलित नहीं है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 की स्थापना पंडित मदन मोहन, डेट याद कर लीजिएगा 1916 सन याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1998 एनी बेसेंट जो आगे चलकर क्या है बीएचयू के रूप में विकसित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सैयद अहमद खां के प्रयासों से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से विकसित हुआ, ठीक है। और दयानंद सरस्वती क्या आर्य समाज के संस्थापक थे, ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। कथन है, ए, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश की जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू किया गया। कारण, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अवध क्षेत्र के किसान सभा आंदोलनों ने जमींदारी प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ क्या है, कथन सही है और कारण की व्याख्या भी करता है, उत्तर ए हुआ, ठीक है। अतिरिक्त देख लेते हैं। इस अधिनियम के प्रारूपण में तत्कालीन राजस्व मंत्री चरण सिंह, ठीक है, की भूमिका रही। या भारत के प्रारंभिक और सर्वाधिक प्रभावी भूमि सुधार कानूनों में गिना जाता है, ठीक है। भूमि सुधार अधिनियम 1950 और जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन हुआ। दूसरा, 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तीसरा, उत्तराखंड का पृथक्करण वर्ष 2005 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा कि उत्तराखंड कब अलग हुआ, तो उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, ना कि 2005 में। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। हमें यहाँ क्या है, सही कथन बताना था, तो 3 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो। उत्तर ए सही हुआ, ये दोनों सही है। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन हुआ और 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तराखंड का पृथक्करण वर्ष 2000 है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे। 1950 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने।
राज्य का पुराना नाम संयुक्त प्रांत प्राय यूनाइटेड प्रोविंस प्राय केवल यूपी संक्षिप्त रूप में जाना जाता, जो आज भी क्या है प्रचलित है, हम यूपी कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पहला, उत्तर प्रदेश में कुल 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, ताजमहल, आगरा व फतेहपुर सीकरी। दूसरा, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती यूनेस्को की अस्थायी यानी टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित हैं। उपर्युक्त कथनों में से सही उत्तर चुनना है। ए केवल एक कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। सही उत्तर है सी, दोनों क्या है सही है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। और सारनाथ, कुशीनगर व श्रावस्ती यूनेस्को की अस्थायी सूची में सम्मिलित हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। आगरा का किला व ताजमहल दोनों 1983 तथा फतेहपुर सीकरी 1936 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, भारत में कुल यूनेस्को स्थल कितने 44 हैं। ठीक है, संख्या इनकी आगे बढ़ती भी जाएगी, वर्तमान में अभी 44 हैं, याद कर लीजिएगा। और जो लास्ट वाला है उसको भी याद कर लीजिएगा, कौन सम्मिलित हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। वाराणसी स्थित वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर संरचना का पुनर्निर्माण किसने कराया था? ए अहिल्याबाई होलकर, बी मुमताज महल, सी बेगम हजरत महल, डी रानी लक्ष्मीबाई। आसान सा सवाल है, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो रही है। ठीक है, किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर, जो होलकर साम्राज्य की रानी थी। ठीक है, उन्होंने कराया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कब? 1780 ईस्वी में इंदौर की होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर संरचना का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और मुमताज महल शाहजहां की पत्नी, जिनकी स्मृति में क्या है, आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, बेगम हजरत महल अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की क्या है पत्नी है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानते हैं, झांसी की रानी, जिन्होंने 1857, ये दोनों लोग देखिए 1857 विद्रोह में असाधारण वीरता दिखाई थी। तो इस तरीके से जब आपको याद रहेगा तो आसानी से आप कम समय में प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। कथन, प्रयागराज का कुंभ मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है। कारण, या गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम की पवित्रता से जुड़ा है। ठीक है, आसान सा सवाल है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्रयागराज का कुंभ मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है, या गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कब कहाँ कुंभ मेला लगता है। ठीक है, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। ठीक है, पहला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में।
प्रयागराज का कुंभ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रयागराज में ही त्रिवेणी संगम की धार्मिकता पवित्रता है जो प्रयागराज के कुंभ को अन्य 3 स्थलों की तुलना में विशिष्ट महत्व प्रदान करती है, यानी त्रिवेणी के 3 नदियों के संगम के कारण, तथा इसी कारण यह आयोजन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी सम्मिलित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। कुंभ मेला प्रत्येक क्या है 12 वर्ष में आयोजित होता है, जबकि प्रत्येक 6 वर्ष में क्या है अर्ध कुंभ हरिद्वार प्रयागराज में मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ से संबंधित है। दूसरा, बनारसी साड़ी व मथुरा के पेड़े दोनों को भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त है। तीसरा, फिरोजाबाद पीतल उद्योग हेतु देश भर में प्रसिद्ध है। उपयुक्त में से सही कथन चुनना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। फिरोजाबाद पीतल से संबंधित ना होकर के किससे संबंधित है? चूड़ी उद्योग से। पीतल से संबंधित क्या है? मुरादाबाद। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो ये कट गया। ऑप्शन ए जो है सही हो गया। बनारसी साड़ी और मथुरा के पेड़े दोनों को क्या है जीआई टैग प्राप्त है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ की प्रसिद्ध हस्तकला है जो नवाबी संरक्षण से क्या है विकसित हुई तथा जीआई टैग भी प्राप्त कर चुका है। बनारसी साड़ी और मथुरा का पेड़ा यानी जो मिठाई है इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। फिरोजाबाद कांच उद्योग, ठीक है, वह चूड़ी निर्माण केंद्र हेतु प्रसिद्ध है, ना कि पीतल उद्योग। पीतल उद्योग क्या है? मुरादाबाद है, जिसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। और फिरोजाबाद को क्या है? सुहाग नगरी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को। और पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। अतिरिक्त देख सकते हैं भदोही क्या है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे कालीन नगरी कहा जाता है। आगरा पेठा और चमड़ा उद्योग, आगरा का पेठा और चमड़ा उद्योग है, ठीक है, प्रसिद्ध है आगरा का। और कानपुर का चमड़ा व होजरी उद्योग प्रसिद्ध है। ये भी हमने देख लिया अतिरिक्त चीजें। ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक एक अंक के लिए, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक भाषिक क्षेत्र को उनकी प्रमुख भाषा से सुमेलित कीजिए। सीसेट में भाषा को लेकर पूछा गया था सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रजभाषा, सीधा ब्रज भाषा हो गया, ठीक है। ब्रज आगरा मथुरा ब्रजभाषा, ठीक है। अवध क्या है? लखनऊ फैजाबाद अवधी भाषा क्षेत्र। बुंदेलखंड झांसी और चित्रकूट का क्षेत्र तो बुंदेली हो गया। भोजपुरी पूर्वांचल वाराणसी और गोरखपुर का क्षेत्र तो भोजपुरी होगा। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो गया? ए, ठीक है। सीधा सा शब्द से ही पता चल रहा, ठीक है। ब्रज नहीं, जिसे पता होता वो भी आसानी से क्या है सुमेलित कर सकता। अवध अवधि, ठीक है। बुंदेलखंड बुंदेली। बाकी ऑप्शन डी बचता है, तो आप सीधा पूर्वांचल भोजपुरी, जिसे अगर नहीं याद रहता है या पता नहीं है तो उसके लिए भी यह प्रश्न आसान सा है। थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रज प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है ब्रज की, ठीक है, जिसमें सूरदास ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की, ठीक है, ब्रजभाषा में। अवध क्या है? अवध की प्रमुख भाषा अवधी है, जिसमें क्या है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ठीक है। रामचरितमानस ये भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने। बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली है, जो आला उदल जैसी वीर गाथाओं हेतु प्रसिद्ध है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और पूर्वांचल जो संत कबीर की कर्म भूमि रही है, मगहर बोलते हैं, जो अभी वर्तमान संत कबीर नगर में है स्थित है। अतिरिक्त देख लेते हैं। रसखान व नंददास जैसे कवि भी ब्रज भाषा साहित्य से संबंध है, ठीक है। सूरदास तो है ही,
रसखान और नंददास भी हैं। भोजपुरी के बारे में देख लेते हैं। भोजपुरी को कई भाषाविद पूर्वी हिंदी की क्या है, उपभाषा मानते हैं भोजपुरी को, ठीक है, इसको उपभाषा मानते हैं। जबकि यह कोई विशिष्ट साहित्यिक संगीतिक परंपरा हेतु स्वतंत्र पहचान भी रखती है, जैसे भोजपुरी लोकगीत, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष आया? सामान्य सा प्रश्न है। ए नवंबर 2019, बी अगस्त 2020, सी जनवरी 2024, डी दिसंबर 2018। सही उत्तर है ए नवंबर 2019 में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। उसके बाद क्या है, पूजन हुआ और मंदिर उद्घाटन, जब मंदिर पूर्ण रूप से बन गया, प्राण प्रतिष्ठा तो 2024 में हुई। जनवरी 2024 में क्या है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। और मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन अगस्त 2020 में हुआ था। विवादित ढांचे का जो इसका विध्वंस कब हुआ था, तो 1992 में, ठीक है। उसके बाद फैसला आता है नवंबर 2019 में, फिर पूजन होता है 2020 में, उसके बाद जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होता है। अगर कभी क्रम पूछे तो 1992, फिर 2019, फिर 20, फिर 24। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश की साहित्यिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हमें सुमेलित नहीं है बताना है। ए तुलसीदास रामचरितमानस अवधी भाषा, बी सूरदास सुरसागर ब्रजभाषा, सी मुंशी प्रेमचंद जन्म स्थान लमही गांव वाराणसी के निकट, डी महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री जन्म स्थान लखनऊ। तो इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, तो ए जो है सुमेलित है, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, सूरदास सुरसागर अभी हमने पढ़ा ही, मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली वाराणसी के निकट, ठीक है, लमही गांव है, सही है, ठीक है। उत्तर जो डी है वह गलत हो गया, ठीक है, सुमेलित नहीं है यही बताना, तो डी सुमेलित नहीं है। महादेवी वर्मा जो छायावाद की प्रमुख कवयित्री तो हैं ही, लेकिन इनका जन्म स्थान लखनऊ नहीं है, प्रयागराज है, यानी इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 में स्मारक और उसके निर्माणकर्ता को मिलाना, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा नवाब आसफउद्दौला, रोमी का दरवाजा भी किसने निर्माण कराया, तो इन्होंने नवाब आसफउद्दौला। छोटा इमामबाड़ा किसने निर्माण करवाया, नवाब मोहम्मद अली। और इलाहाबाद किला तो अकबर। तो एलिमिनेट करना है, ठीक है। डी तो सभी में दिया है, देखिए केवल 2 को छोड़कर, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी में 4 दिया हुआ है, तो छोटा इमामबाड़ा जो है, तो इस हिसाब से उत्तर क्या है, ए सही हो गया। यहाँ इन दोनों के निर्माणकर्ता क्या है, नवाब आसफउद्दौला, इसलिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सॉल्व हो गया। इलाहाबाद किला अकबर द्वारा गंगा यमुना संगम के निकट निर्मित किया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, ठीक है, सही है बताना है। ए यह सूफी परंपरा का केंद्र है जहां हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के श्रद्धालु आते हैं। बी इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी स्थित सलीम चिश्ती दरगाह के बारे में, ठीक है, इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। सी
यह गंगा जमुनी तहजीब से असंबद्ध एक विशुद्ध राजकीय स्मारक है। डी, यह मुहर्रम ताजिया परंपरा का उद्गम स्थल है। तो सही कथन हमें बताना है। फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह किसने निर्माण करवाया था? अकबर। तो इससे सबसे क्या है, 2 गलत हो गया। ठीक है, गंगा जमुनी तहजीब से असंबद्ध नहीं है, संबद्ध है, तो ये भी गलत हो गया। यह मुहर्रम ताजिया परंपरा का उद्गम स्थल नहीं, लखनऊ है। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तर ए जो है सही है। फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह के संबंध में सही कथन, या सूफी परंपरा का केंद्र जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, या देख लीजिए फिर से, विकल्प बी क्यों गलत है? अकबर से संबंधित है। ठीक है, और वास्तव में गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रतीक है। डी, मुहर्रम ताजिया परंपरा मुख्यतः लखनऊ की नवाबी संस्कृति से क्या है, संबद्ध है। अतिरिक्त देख लेते हैं। सेम सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही क्या अकबर को दीर्घ प्रतीक्षा के बाद क्या है, पुत्र प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम इसी संत के सम्मान में सलीम, जो आगे चलकर क्या है, सम्राट जहांगीर हुए। इसी स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। तो आई होप आपको याद हो गया होगा ये आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा यानी स्वयं डियर के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। दूसरा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेर पुनर्वास हेतु ऐतिहासिक रूप से चर्चित रहा है। तीसरा, ओखला पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों हेतु महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के संरक्षण हेतु भी प्रसिद्ध है और शेरों के संरक्षण। ठीक है, तो पहला भी सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव एशियाई शेर पुनर्वास हेतु ऐतिहासिक रूप से चर्चा है। कल वाले क्वेश्चन में हमने किया भी था चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, तो ये भी सही है। ओखला पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्र है, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो गया, सी सही हो गया। तीनों कथन जो है सही हैं। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थिति लखीमपुर खीरी बाघ परियोजना के साथ साथ क्या, बारहसिंगा संरक्षण हेतु भी विशेष रूप से क्या है, या प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, बाघ परियोजना के साथ साथ क्या, बारहसिंगा के लिए भी परीक्षा में अगर आए तो ये दोनों बातें आपको खास याद रखनी है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी के जो निकट है, एशियाई शेर पुनर्वास प्रयासों हेतु ऐतिहासिक रूप से इस बार चर्चा में रहा। ठीक है, ओखला पक्षी विहार नोएडा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण वेटलैंड है। बारहसिंगा की आयुसीएन स्टेट क्या, रेड लिस्ट में सुभेद है। ठीक है, यानी वल्नरेबल है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा पुनर्वास परियोजना भी संचालित है, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो बारहसिंगा हमने देखा ही। ठीक है, बाघ परियोजना भी देखा और गैंडा पुनर्वास परियोजना भी यहाँ संचालित है। तो 3 परियोजनाएं संचालित हैं। ठीक है, तो इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है और सही उत्तर का क्या है, चयन करना है। कथन, जौनपुर की अटाला मस्जिद व फतेहपुर सीकरी की इमारतों की स्थापत्य शैली में स्पष्ट अंतर क्या है, देखा जा सकता है। कारण, अटाला मस्जिद सरगी संतुलित काल में निर्मित हुई, जबकि फतेहपुर सीकरी मुगल कालीन यानी अकबर के समय निर्मित संरचना है, जो अलग अलग कालखंडों व राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेशों को दर्शाती है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। विचार कीजिए आप, तो क्या है, दोनों जो है सही है, कथन और कारण भी। उत्तर ए हुआ। जौनपुर की अटाला मस्जिद फतेहपुर सीकरी की इमारतों की स्थापत्य शैली में क्या, स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का जो समय काल है वह अलग है। अटाला मस्जिद क्या, सल्की सल्तनत काल में निर्मित हुई, जबकि फतेहपुर सीकरी क्या है, अकबर के समय में, इसलिए यह व्याख्या भी करता है कारण। ठीक है,
अलग अलग कालखंडों व राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाती है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अटाला मस्जिद शर्की सल्तनत काल 14वीं से 15वीं शताब्दी की है, ठीक है, इसका काल, तथा फतेहपुर सीकरी मुगल काल का 16वीं शताब्दी अकबर की कृति है। अभी हमने बताया भी। आगे देख लेते हैं अतिरिक्त में अटाला मस्जिद के विशाल मेहराब, ज्यामितीय अलंकरण शर्की शैली की क्या है पहचान है। मेन समय आपने किया ही होगा इन सबको लेकर के प्रश्न, ठीक है, तो याद होगा। जबकि फतेहपुर सीकरी में हिंदू इस्लामिक स्थापत्य के मिश्रण यानी इंडो इस्लामिक के मिश्रण हैं स्थापत्य शैली के, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पाक विरासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए गलावटी टुंडे कबाब लखनऊ की नवाबी दम पद्धति। बी मथुरा का पेड़ा दुग्ध आधारित मिष्ठान जीआई टैग प्राप्त। सी आगरा का पेठा सफेद कुमड़े से निर्मित जीआई टैग प्राप्त। डी बनारसी पान फिरोजाबाद की विशिष्ट पहचान। तो हमें क्या सुमेलित नहीं है बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या है सुमेलित जो नहीं है वे बनारसी पान, नाम से ही पता चल रहा है ये फिरोजाबाद की विशिष्ट पहचान ना होकर के बनारस की, ठीक है। तो यही जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन डी। बाकी सभी क्या है सुमेलित हैं। टुंडे कबाब के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। बनारसी पान वाराणसी की विशिष्ट पहचान है, ना कि फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है अभी हमने पढ़ा ही। फिरोजाबाद कांच चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कानपुर का ठग्गू के लड्डू भी प्रसिद्ध है, हालांकि इसे जीआई टैग प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 48। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामनगर वाराणसी की रामलीला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित है। दूसरा, लठमार होली बरसाना मथुरा क्षेत्र में आयोजित की जाती है। तीसरा, कथक नृत्य का लखनऊ घराना नवाबी संरक्षण में विकसित हुआ। चौथा, देवा शरीफ मेला बाराबंकी सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित होता है। पांचवा, मुरादाबाद अपने कांच उद्योग के लिए सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है यह बताने, ठीक है हमें। तो अभी हमने पढ़ा भी कि मुरादाबाद क्यों प्रसिद्ध है, पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ना कि सुहाग नगरी। सुहाग नगरी के लिए क्या, फिरोजाबाद कांच उद्योग। तो पांचवा ऑप्शन क्या है, गलत है, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 5 इसमें भी 5 इसमें भी, ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। केवल 5 गलत है, बाकी सभी क्या है सही है। उत्तर ए हुआ। तो यही सही नहीं, बाकी क्या है रामलीला यूनेस्को की अमूर्त विरासत सही है। लठमार होली बरसाना याद ही है आपको, मथुरा क्षेत्र में आयोजित कथक नृत्य का लखनऊ घराना नवाबी संरक्षण में विकसित हुआ, ठीक है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही है, जो सही नहीं है वो पांचवा है, और हमें सही नहीं बताना था, तो पांचवा ऑप्शन जो है वही सही नहीं है। कुंभ मेला के साथ साथ रामनगर की रामलीला भी क्या है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित है। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी सभी आपको याद होगा। और हमने देखा है कि सुहाग नगरी की उपाधि कांच चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद को प्राप्त है, ठीक है। मुरादाबाद पीतल उद्योग पीतल नगरी कहलाता है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों को उनसे संबंधित ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथ्य से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और संबंधित तथ्य हैं।
मिलाना है, ठीक है। गंगा यमुना त्रिवेणी संगम, ठीक है। घाघरा सरयू, घाघरा कहाँ बहती है? अयोध्या में, ठीक है। तो अयोध्या से संबंधित हो गया। निरंजना यानी फल्गु नदी, तो बुद्ध का क्या है? ज्ञान प्राप्ति स्थल है, बोध गया से संबंधित है। और हिंडन जो है आलमगीर महाजनपद क्षेत्र से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो क्षेत्र उससे संबंधित है, ठीक है, हिंडन नदी। तो इस हिसाब से उत्तर ए जो है सही है। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हुआ और डी का 4। आसान सा सवाल था। निरंजना यानी फल्गु बोध गया में इसी नदी तट पर बुद्ध को क्या है? ज्ञान प्राप्ति हुई। और हिंडन उत्तर प्रदेश के आलमगीर क्षेत्र सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा से संबद्ध नदी है। अतिरिक्त देख लेते हैं। घाघरा को इसके ऊपरी भाग में क्या है? कर्णाली यानी नेपाल में। निचले भाग को क्या है? सरयू कहा जाता है। घाघरा के सरयू कहाँ कहा जाता है? अयोध्या में। तो ये भी हमने देख लिया। अंतिम प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक प्रशासनिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। ए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बी, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है। सी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी प्रयाग है। डी, उत्तर प्रदेश से गंगा यमुना घाघरा गंडक जैसी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। आसान सा सवाल है, तो यहाँ हमें सही नहीं बताना है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सी सही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ है, ना कि प्रयागराज। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला भी राज्य है, लगभग 9 राज्यों से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? गंगा यमुना घाघरा और गंडक जैसी प्रमुख नदियां भी प्रवाहित होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करती है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली यानी यूटी 1 हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कुल 9 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करने वाले सर्वाधिक राज्यों से घिरा भारतीय राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी लखनऊ है। इस तरीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिया। तो साथियों, आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपने प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल किया होगा और उसके पीछे की अवधारणा को भी अच्छी तरह समझा होगा। याद रखिए, प्रीलिम्स में सफलता केवल अधिक पढ़ने से नहीं बल्कि सही प्रश्नों का नियमित अभ्यास करने से मिलती है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी। आज का अपना स्कोर अवश्य नोट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने कितने प्रश्न सही किए। यदि किसी प्रश्न में गलती हुई है तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानिए और उसका दोबारा क्या है? रिवीजन कीजिए, ठीक है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। यदि आप फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9811504781 पर। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रतिदिन 25 से 50 चयनित प्रश्न मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, 1-to-1 मेंटरशिप तथा प्रत्येक शुक्रवार को करंट अफेयर स्पेशल सेशन का आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही परीक्षा केंद्रित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में नए प्रश्नों, नई अवधारणा और बेहतर तैयारी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।